आगे सुनिए, रहस्यमयी पत्थर का ताबीज। ये क्या है? आर्यन अपने हाथ में रखी चीज को खाली नजरों से घूर रहा था। ये राख के रंग का पत्थर का एक टुकड़ा था जो लगभग 2 उंगलियों के बराबर था। भले ही यह पत्थर जैसा दिखता था, लेकिन जब उसने इसे अपनी हथेली पर पलटा तो इसे छूने पर एक अजीब सी कोमलता महसूस हुई। यह कोमलता किसी साधारण पत्थर जैसी नहीं थी, और न ही यह किसी जेमस्टोन जैसी थी, और लकड़ी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। पत्थर होकर भी पत्थर नहीं, जेमस्टोन होकर भी जेमस्टोन नहीं, और लकड़ी होकर भी लकड़ी नहीं। आर्यन ने काफी मशक्कत के बाद गुफा की छत पर चढ़कर छानबीन की थी, तब जाकर उसे एक छिपी हुई दरार में यह पत्थर का टुकड़ा मिला था। जिस जगह यह मिला था, उससे ऐसा लग रहा था कि चट्टानी कुंड में टपकने वाला वह लाल लिक्विड इसी चीज से रिस रहा था। वह गुफा की छत पर बने एक बहुत ही साफ हथेली के निशान के अंदर धंसा हुआ था। अगर कोई उस निशान को करीब से देखता तो वह हैरान रह जाता कि वह इतनी बारीकी से बना था कि हथेली की रेखाएं भी साफ देखी जा सकती थी। उस रहस्यमयी हथेली के निशान को देखकर आर्यन को अचानक एहसास हुआ कि शायद उसके यहाँ आने से बहुत पहले ही कोई इस गुफा में आ चुका था। कितनी रहस्यमयी चीज है। आर्यन ने बुदबुदाते हुए नोटिस किया कि उस अंगूठे के आकार के पत्थर के टुकड़े पर कुछ अजीब से पैटर्न्स बने थे, जो किसी रहस्यमयी भाषा के अक्षरों जैसे लग रहे थे। ये जादुई अक्षर उस पत्थर के हर कोने पर फैले हुए थे, जिससे वह किसी प्राचीन रहस्यमयी ताबीज जैसा लग रहा था। इस पॉइंट पर उन अजीब पैटर्न्स के अलावा इस पत्थर के ताबीज में कोई और अजीब बात नहीं दिख रही थी। फिर भी आर्यन समझ गया था कि जो चमकदार लाल बूंद उसने अभी देखी थी वह कोई वहम नहीं थी। उस चट्टानी कुंड के पास जो जादुई पावर है, उसका कनेक्शन पक्का इस पत्थर के ताबीज से ही है। आर्यन गहरी सोच में डूब गया। उसने खुद अपनी आंखों से रोशनी की एक बूंद को कुंड में गिरते देखा था, और यही एकमात्र सबूत था जो इस बात को साबित कर सकता था। बट जैसे ही आर्यन खुद में सोच विचार कर रहा था, गुफा के बाहर से पत्थरों के सरकने की आवाज आई। आर्यन ने बिना देर किए उस पत्थर के ताबीज को अपने कपड़ों के अंदर छाती के पास छिपा लिया। आर्यन, ही मुझे पता था कि आप यहीं होंगे। जैसे ही आर्यन ने ताबीज छिपाया, एक तितली की तरह एक साया गुफा के एंट्रेंस पर आया। वह लगभग 13-14 साल की एक लड़की थी, जिसने सादे हल्के रंग के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन ये सादे कपड़े भी उसके छोटे से चेहरे की मासूमियत और चपलता को छिपा नहीं पा रहे थे। वह लड़की काफी छोटी थी, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं, जिससे वह बेहद प्यारी लग रही थी। उस लड़की को देखकर आर्यन ने चैन की सांस ली। वह चौहान फैमिली की सगी मेंबर नहीं थी, बल्कि आर्यन के जन्म के कुछ समय बाद ही उसकी मां मीरा ने उसकी देखभाल का जिम्मा लिया था। वह आर्यन से थोड़ी ही छोटी थी, इसलिए दोनों एक साथ बड़े हुए थे और उनका रिश्ता एक अच्छे दोस्त जैसा ही था। अनाथ होने के कारण उसने चौहान सरनेम नहीं लिया था। उसकी मां मीरा ने उसके लिए एक प्यारा सा नाम चुना था, काव्या, और अपने नाम की तरह ही वह चंचलता से भरी हुई थी। आर्यन, शाम होने वाली है, मां आपको काफी देर से बुला रही हैं। काव्या मुस्कुराते हुए पास आई और उसने स्वाभाविक रूप से आर्यन का हाथ पकड़कर उसे गुफा से बाहर खींचना शुरू कर दिया। चलते हुए वह बुदबुदाने लगी, अगर अंधेरा हो गया तो आपको यहाँ का पथरीला रास्ता दिखाई नहीं देगा। मत बताइएगा कि आपका इरादा पहले की तरह गुफा में ही सोने का है। चहकती हुई काव्या को देखकर आर्यन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने धीरे से अपने हाथ से छाती को छुआ। उसकी छाती के ठीक बीच में वह ताबीज रखा था, जिससे एक सुखद ठंडक का एहसास हो रहा था। भले ही उसे नहीं पता था कि यह ताबीज कहां से आया है, लेकिन आर्यन का अंतर्मन कह रहा था कि यह कोई मामूली चीज नहीं है। रात का धुंधला अंधेरा चारों तरफ फैल गया था और ठंडी चांदनी दिन की सारी तपिश को धो रही थी। अपने कमरे में आर्यन गहरी नींद में सो रहा था। खिड़की से चांदनी की किरणें उसके शरीर पर पड़ रही थीं। अचानक वह चांदनी पानी की तरह लहराने लगी और फिर एक अजीब नजारा देखने को मिला। वह चांदनी धीरे धीरे आर्यन की छाती के पास इकट्ठा होने लगी। इसके जवाब में उस साधारण से पत्थर के ताबीज से एक हल्की सी रोशनी निकली, जिससे वह उस चांदनी के बीचों बीच साफ दिखाई देने लगा। जैसे ही वह ताबीज चमका, सो रहे आर्यन की आंखें थोड़ी सी खुली, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी आंखें पूरी तरह खोल पाता, उसके दिमाग की गहराइयों से चक्कर आने जैसी फीलिंग उठी। अगले ही पल उसने खुद को एक बेहद अंधेरी जगह पर पाया। वहां कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा और ठंडक थी। इस अचानक आए बदलाव से आर्यन के दिल में डर बैठ गया। आखिरकार वह अभी सिर्फ 14 साल का बच्चा ही तो था। सर्र, उस घने अंधेरे में अचानक एक आवाज गूंजी और सन्नाटा टूट गया। कुछ ही देर में उसके सामने एक चमकती हुई आकृति प्रकट हुई। जब उसने ध्यान से देखा तो वह हैरान रह गया। वह आकृति बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी।
हालांकि उसके चेहरे पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। वह एक बेजान पुतले की तरह पूरी तरह से एक्सप्रेशनलेस थी। ये क्या हो रहा है? आर्यन खाली नजरों से उस चमकते पुतले को देखने लगा। उसका दिमाग डर के मारे सुन्न हो चुका था। बट अचानक आर्यन की वह चमकती हुई आकृति हिली। उसने अपनी बॉडी को एडजस्ट किया, दोनों मुट्ठियां आगे बढ़ाई और एक बहुत ही जानी पहचानी टेक्निक परफॉर्म करने लगा। क्या यह भेदक प्रहार है? अपनी ही हमशक्ल आकृति को वह फिस्ट टेक्निक करते देख आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। अगले ही पल उसके चेहरे पर गहरी हैरानी छा गई, क्योंकि उसने नोटिस किया कि वह आकृति उसके पिता राघव चौहान से भी कहीं ज्यादा सफाई और परफेक्शन से इस टेक्निक को कर रही थी। बट अंधेरे में वह चमकती हुई आकृति बहुत तेजी और फुर्ती से अपनी मुट्ठियां चला रही थी। उसके मूव्स किसी बंदर की तरह स्मूथ और तेज थे, जो राघव चौहान से भी कहीं ज्यादा शार्प थे। 9 स्पष्ट गूंज। आर्यन उस चमकते पुतले को विस्मय से देखता रहा। जैसे ही उस आकृति ने अपना भेदक प्रहार पूरा किया, हवा में साफ साफ 9 गूंज सुनाई दी। 9 गूंज। आर्यन अभी खुद से बुदबुदा ही रहा था कि अचानक उसे एक बड़ा झटका लगा। जैसे ही उस चमकती हुई आकृति ने अपनी टेक्निक का सेट पूरा किया, उसकी बॉडी में एक अजीब सा झटका लगा। तुरंत ही उसकी बांह से एक और हल्की सी गूंज निकली। क्या? वह आवाज बहुत ही धीमी थी, लेकिन चूंकि आर्यन उस शांत और अंधेरी जगह में पूरी तरह से अलर्ट था, इसलिए वह उस आखिरी आवाज को साफ सुन पाया। 10 गूंज। आर्यन ने उस चमकती हुई आकृति को बेहद शौक होकर देखा। उसे अच्छे से पता था कि भेदक प्रहार से सिर्फ 9 गूंज ही निकल सकती है, लेकिन यह चमकती हुई आकृति 10वीं गूंज निकालने में कामयाब रही थी। इस पॉइंट पर आकर आर्यन को पूरा यकीन हो गया था कि अगर उसके पिता भी खुद इस टेक्निक को करते, तो भी वे इस आखिरी गूंज को कभी नहीं निकाल पाते। आखिर यह क्या हो रहा है? आर्यन इस नजारे से हैरान था। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और इस सिचुएशन के बारे में सोचने लगा। भले ही उसने इसे सिर्फ एक बार देखा था, लेकिन आर्यन महसूस कर सकता था कि उस चमकती हुई आकृति द्वारा किया गया भेदक प्रहार उसके पिता की तुलना में कहीं ज्यादा नेचुरल, शार्प और परफेक्ट था। वह समझ गया कि इस बार उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया था। जैसे ही यह विचार आर्यन के दिमाग में आया, वह चमकती हुई आकृति गायब नहीं हुई। इसके बजाय उसने शुरू से ही भेदक प्रहार के मूव्स को दोबारा रिपीट करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आर्यन उस फुर्तीली आकृति को देखता गया, उसका शुरुआती डर धीरे धीरे गायब हो गया। उसने अपनी पूरी एनर्जी को समेटा और उस चमकती हुई आकृति पर ध्यान केंद्रित किया। एक बेहद सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वह हर एक मूव को बार बार देखने लगा और उसकी छोटी से छोटी डिटेल को भी अपने दिमाग में बैठाने लगा। कुछ देर देखने के बाद आखिरकार आर्यन भी एक स्टैंस में आ गया। अपने पैरों को फैलाकर उसने उस चमकती आकृति की नकल करना शुरू किया और धीरे धीरे भेदक प्रहार परफॉर्म किया। बट उस अंधेरे में 2 एक जैसी आकृतियां खड़ी थीं, एक इंसानी साया और एक चमकता हुआ साया, जो बिना थके एक ही टेक्निक को दोहरा रहे थे। लगातार चटकने की आवाजें आ रही थीं, हालांकि उनमें से ज्यादातर आवाजें उस चमकते हुए साए से ही निकल रही थीं। फिर भी आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। उसके छोटे से चेहरे पर एक गंभीर भाव था और वह अनजाने में ही अपने मूव्स को उस चमकती हुई आकृति की तरह ढालने लगा था। भले ही ये एडजस्टमेंट्स बहुत छोटे बदलाव थे, लेकिन ये किसी मास्टरपीस में आखिरी टच देने जैसा काम कर रहे थे। फट 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 फट। अपनी मुट्ठियों को घुमाते हुए आर्यन के मूव्स किसी बंदर की तरह फुर्तीले थे। अचानक लगातार 4 बार तेज चटकने की आवाजें गूंज उठीं। 4 गूंज। आर्यन की दोनों आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ कुछ छोटे बदलावों से उसका भेदक प्रहार इतना स्मूथ हो जाएगा। यह एहसास बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी महान गुरु से गाइडेंस मिल रही हो। आर्यन बेहद खुश था। उसने सिर्फ एक दिन में इतनी शानदार प्रोग्रेस कर ली थी, जिसे देखकर उसके पिता भी हैरान रह जाते। सच तो यह था कि उसके पिता को इस स्टेज तक पहुंचने में लगभग 1 महीने का समय लगा था, जबकि आर्यन ने इसे 10 गुना से भी कम समय में कर दिखाया था। इस प्रोग्रेस के बाद आर्यन का हौसला और बढ़ गया। बिना कोई ब्रेक लिए वह फिर से फाइट स्टैंस में आया और भेदक प्रहार के मूव्स को दोहराने लगा। वह इन मूव्स को तब तक परफेक्ट करना चाहता था जब तक कि वे बिल्कुल उस चमकती हुई आकृति की तरह न हो जाएं। जैसे मानो समय वहीं थम गया हो। आर्यन उस अंधेरे स्पेस में लगातार उस चमकते पुतले को फॉलो करता रहा और जैसे जैसे उसके शरीर से पसीना बहता गया, उसकी टेक्निक उस चमकती आकृति से बिल्कुल मैच करने लगी। उस गहरे अंधेरे में एक चमकता हुआ साया और एक इंसानी साया बिल्कुल एक साथ मूव कर रहे थे।
जब उनकी मुट्ठियां हवा में चलती तो हवा को चीरने की तेज आवाज गूंज उठती।